So let's continue with preferences. I actually want to do some examples of preferences in this video. But before I come to some examples, I want to talk about the strong, weak, and indifference one more time. The reason I wanted to do it again was because I thought by now you would have actually figured out what is a strong preference, weak preference, and indifference. So like you may recall, जो हम लोगों ने last video में किया था, हमने बोला था कि अगर हमारा let's say IC का shape ये है, so if let's suppose this is my IC shape and I call it IC naught, और मेरे पास एक और IC है, let me call it IC1. अब IC1 जो है वो IC naught के ऊपर है. IC1 is lying above IC naught. And we assume that the consumer is rational. So any bundle, let me call these bundle A, B, C, D, and the bundle here is E. So strong preferences, A is preferred to C, is a strong preference. A is preferred to D, again strong preference. B is preferred to C, or B is preferred to D. These are all the examples of strong preference. Why? Because all of these bundles A and B are lying on an IC which is higher than C and D IC. A और B जो bundles हैं वो higher IC पे हैं as compared to C और D जो कि lower IC के ऊपर है. Okay, let's talk about indifference. A person is indifferent between two bundles A and B. A person is also indifferent between the two bundles C and D. मतलब अगर मुझे IC1 का चॉइस मिले तो मैं A और B में इंडिफरेंट हूँ. अगर मुझे IC नॉट का चॉइस मिले तो मैं C एंड D पे इंडिफरेंट हूँ. सो अगर मेरे पास चॉइस बंडल ही इन दोनों का है तो मैं A या B दोनों में से कोई चूज नहीं कर सकती क्योंकि दोनों सेम है. अगर मेरे पास चॉइस बंडल ही C और D है तो मैं दोनों में से कोई एक चीज चूज कर सकती. आई एम इंडिफरेंस. So this is my indifference preferences set, right? The bundle which is lying in the middle. So I can write A is weakly preferred to E. I can also write E is weakly preferred to C. So this represents weak preference. दोनों ICs के बीच में जो जगह होती है इस एरिया को हम weak preference बोलते हैं. इस एरिया को हम वीक प्रेफरेंस बोलते हैं. सो देन अ लॉट ऑफ यू वे से कि वीक प्रेफरेंस का एरिया इतना ज्यादा क्यों है, कम कर दो. वीक प्रेफरेंस इज द एरिया बिटवीन टू आईसीज. टू आईसीज कैन बी ड्रॉन वेरी क्लोज टू ईच अदर. सी थिंक अबाउट इट, इट्स अ वेरी गुड आइडिया. दो आईसी को हम बहुत पास पास ड्रॉ कर सकते हैं. यू सी दिस गैप, डू यू सी वेयर माय माउस कर्सर इज, डू यू सी दिस गैप. हम इन दो आईसीज को बहुत ज्यादा पास पास कर सकते हैं, लेकिन हम इन दो आईसीज को मर्ज नहीं कर सकते. आई कांट ड्रॉ द टू आईसीज ओवरलैपिंग ईच अदर एंड मेक them want to be a thick line. Why? Because all the points on a single IC represent indifference. है ना. अगर मैंने दो आईसीज को बहुत ज्यादा पास कर दिया कि वो ओवरलैप करने लग गए, then I am saying the point lying on this outside curve is same as the point lying on the inside curve, which may not be true. क्योंकि हो सकता है कि उसका यूटिलिटी से ज्यादा हो, तो वो indifference कैसे हो सकता है? Which is why I can draw the ICs very close to each other, but I can't have the ICs merging into each other. एंड जब आपने आईसीज बहुत क्लोज बनाए भी एक दूसरे के साथ, तब भी थोड़ा गैप तो होगा ना, कुछ गैप तो होगा ना. उस गैप में जो बंडल्स आते हैं उनको हम वीक प्रेफरेंस बोलते हैं. उस गैप में जो बंडल्स आते हैं उनको हम वीक प्रेफरेंस बोलते हैं. द सेकेंड थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट बिफोर एग्जांपल्स इज दैट आईसीज कैन नॉट क्रॉस ईच अदर. मतलब ये तो एक गोल्डन रूल है. फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, अभी दोबारा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर. इट्स लाइक अ गोल्डन रूल. व्हाई कांट आईसीज क्रॉस ईच अदर? मेरे पास ये एक आईसी है आईसी नॉट, मेरे पास ये एक और आईसी है IC1. आई वांट टू कंपेयर 3 पॉइंट्स, पॉइंट A, पॉइंट B and point C. On IC naught, the person is indifferent between A and B. IC naught पे सेम
सेम यूटिलिटी है ना, तो सेम यूटिलिटी है तो ए और बी की यूटिलिटी सेम होगी, विच मीन्स द पर्सन इज इनडिफरेंट बिटवीन ए एंड बी. ऑन IC1 द पर्सन इज इनडिफरेंट बिटवीन बी एंड सी. IC1 पे सेम यूटिलिटी है, इसका मतलब बी और सी में इंडिफरेंस है क्योंकि बी और सी की यूटिलिटी सेम है, विच मीन्स बाय द रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी ए एंड सी में भी इंडिफरेंस होना चाहिए क्योंकि दोनों की सेम यूटिलिटी होनी चाहिए. बट एज वी कैन सी क्लियरली वो तो है ही नहीं ना. इफ आई पुट ए एंड सी इन अ सिंपल वर्टिकल लाइन, देन आई नो कि दोनों पे जो अमाउंट ऑफ एक्स है वो सेम है, x1 है जो वो सेम है, बट द अमाउंट ऑफ x2 is much higher in A as compared to C, which means that A has same x1 and higher x2. और अगर हम बोलें कि कंज्यूमर रैशनल है जो कि मोर प्रेफर करता है लेस से, देन A is preferable to C, which means that this is not possible, which means that ICs cannot cross each other. This is a golden rule. ICs cannot cross each other. Let's do the next thing, which is what this video is all about. Examples of preferences. मैं सारे के सारे इस वीडियो में नहीं कवर करूंगी क्योंकि काफी हैं, हम सिर्फ बेसिक कवर करेंगे. The first one is a simple Cobb-Douglas. The first one is a simple Cobb-Douglas, which is convex IC. So अभी हम लोग यूटिलिटी फंक्शन नहीं स्टडी कर रहे हैं. यूटिलिटी फंक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे. अभी हम बस एक बेसिक शेप बना रहे हैं कि अगर मेरे पास Cobb-Douglas फंक्शन है तो मेरा IC कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है. इसका मतलब higher IC is preferred. And the second thing is that both X and Y are goods. मैंने आपको जब बजट लाइन कराया था, then I spoke about something with a negative slope. And I said that जो नेगेटिव स्लोप होती है उसके अंदर स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है ना. नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है, जब हमने x को इंक्रीज किया तो y को फॉल कराया. So let's talk about this. When we increase x, let's suppose I'm going from point A to point B. मैं A से B पे ट्रैवल कर रही हूँ. जैसे ही मैंने x इंक्रीज करा, क्योंकि x मेरे लिए गुड है तो मेरी ओवरऑल यूटिलिटी इंक्रीज करी ना. अब मुझे पॉइंट चाहिए सेम IC पे. सेम IC पे पॉइंट लाने के लिए मुझे ओवरऑल यूटिलिटी को रखना है कांस्टेंट. ओवरऑल यूटिलिटी को कांस्टेंट रखने के लिए मुझे y से यूटिलिटी को डिक्रीज कराना पड़ेगा ना. y से यूटिलिटी को डिक्रीज कराना पड़ेगा. तो वो कैसे होगा, जब y फॉल करेगा, क्योंकि y भी तो गुड है, right? Which is why when we move from point A to B, we have a negative slope. When we increase x, we have to reduce y. One more time, when we increase x, then there's an overall increase in utility. If there is an overall increase in utility, I will have to go to a higher IC. I don't want to go to the higher IC. I want to stay on the same IC. To stay on the same IC, I will have to reduce my utility. जो यहाँ पे increase हुआ उसको compensate करने के लिए कम करना पड़ेगा. कम कैसे करूंगी, जब मैं y को fall कराऊंगी, right? That is how A and B lies on the same IC. So Cobb-Douglas का क्या फंक्शन होता है, convex indifference curves. Convex indifference curves का क्या मतलब होता है कि हमारे पास negatively sloping convex ICs हैं. Okay, the second one we'll talk about is perfect substitutes. Perfect substitutes क्या होते हैं? What are perfect substitutes? See, perfect substitutes are when you can substitute one for the other fully. Let me repeat that thought. You may say कि मेरे लिए, let's say, blue pen and black pen perfect substitute हैं. तो अगर मेरे पास एक blue pen है
उसको मैं आपको उसको मैं आपसे लेके आपको 1 ब्लैक पेन दूँ, तो आपकी यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। अगर आपके पास 10 ब्लू पेन्स हैं, मैं वो आपसे लेके 10 के 10 ब्लैक पेन्स दूँ, तब भी आपकी यूटिलिटी जो है उसमें बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। अगर आपके पास 100 ब्लू पेन्स हैं, मैं वो आपसे लेके 100 ब्लैक पेन दूँ आपको, तब भी आपकी यूटिलिटी सेम है, उसमें बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। सो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, चाहे आप जितनी भी क्वांटिटी में एक को दूसरे से रिप्लेस कर दो, मतलब whether I replace one blue pen with one black pen, or 1,000 blue pens with 1,000 black pens, or 10,000 blue pens with 10,000 black pens, my utility in all cases remains the same from a blue pen as well as a black pen. Why is that thought different? मतलब ये हमारे को अलग क्यों साउंड करता है as compared to earlier? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो बात करी है वो बात करी है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। मतलब जैसे जैसे मैंने एज आई गो ऑन इंक्रीजिंग माई कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, जैसे जैसे मैं अपनी एक्स की कंजम्पशन बढ़ाती जाती हूँ, एक्स इज द गुड विच इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, तो मैं उसको x1 कर देती हूँ फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से समझने के लिए। तो जैसे जैसे मैं अपनी x1 की कंजम्पशन को बढ़ाती जाती हूँ, as I increase x1, as I increase the consumption of x1, then my marginal utility from each subsequent unit of x1 is lesser. My marginal utility from each subsequent unit of x1 is lesser. Let's take an example. इसका ना हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, then I will come to perfect substitutes. Before I come to perfect substitutes, this idea is very very important for us to understand. Let's suppose you go for a run in the park. ये आपका पार्क है, सिंगल लाइन पार्क है, आप इस पे रन करते हो। आपका ये 3 किलोमीटर का पार्क है जिसमें आपने रन किया, तो आपने शुरू किया, आपने रन करा 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 करा, यू कम टू द एंड ऑफ द पार्क। नाउ व्हेन यू रीच हियर, आपको रियलाइज होता है कि आपके पास वाटर लेट्स से नहीं है, बट यू कैरिंग 100 रुपीज इन योर वॉलेट। आपके पास पानी नहीं है, आपके पास 100 रुपीज इन योर वॉलेट है, ठीक है। यहाँ पे जब आप पहुँचते हो एंड ऑफ द पार्क में, तब आप देखते हो यहाँ पे एक शॉप है, छोटी सी, एक बंदे ने अपना एक ठेला सा लगा रखा है छोटा सा, जिसके पास वाटर के कप्स हैं। नाउ यू गो टू दिस पर्सन, यू आस्क हिम कि मुझे एक वाटर का कप चाहिए, कितने का पड़ेगा? वो बोलता है आई विल चार्ज यू 50 रुपीज फॉर अ वाटर कप। यू गेट वेरी ऑफेंडेड कि 50 रुपीज तो बहुत महंगा है, इतना तो महंगा पानी नहीं आता। ही सेज ये तो मेरा रेट है, आप देख लो, अगर आपको लेना है आप ले लो, वरना कोई बात नहीं। तो आप आसपास देखते हो, आप देखते हो कि 1 किलोमीटर आगे 2-3 शॉप्स और हैं, बट यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे वो वाटर कप लेके बैठा है, वहाँ पे और कोई शॉप नहीं है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं 50 रुपीज इसको दूं इस पानी को कंज्यूम करने के लिए, कि मैं वो आगे जाके शॉप्स में लूं। देन इफ यू आर रियली टायर्ड, दैट मीन्स योर नीड इज वेरी वेरी हाई। आप बहुत थके हुए हो, आपको पानी की प्यास लगी, आपकी क्या ज्यादा है? योर नीड इज हाई। आपकी अगर नीड इतनी ज्यादा हाई है तो आप बोलोगे लेट मी बाय दिस वाटर इरिस्पेक्टिव, मुझे तो बहुत प्यास लगी है। आपके पास 100 रुपीज थे, आपने 50 रुपीज दिए, आपने एक पानी का ग्लास लिया, आपने घट करके पी लिया। Now you've had your water, your need may still be high, but some part of your need is satisfied. जितनी प्यास आपको पानी पीने से पहले लग रही थी, उतनी प्यास आपको अब नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि आपने एक ग्लास पानी का पी लिया है, आपको थोड़ी सी नीड सेटिस्फाई हो गई है। अब अपनी पॉकेट में देखते हो मेरे पास 50 रुपीज है, आपको लगता है मुझे और प्यास लगी है। अब वो आप उसको बोलते हो शॉपकीपर को, he still says I'll charge you 50 bucks. But now your need is not as high as before. So you may decide कि अच्छा अब मैं ना चल के जा सकता हूँ इन शॉप्स के पास और इन शॉप से मैं सस्ता पानी ले लूंगा, बिकॉज मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन उतनी नहीं लगी है जितनी पहले लगी थी। तो क्या हुआ? जैसे जैसे मैं पानी कंज्यूम करती जा रही हूँ, as you are going to consume more and more units of water, the need for each unit of water is lesser. The satisfaction from each unit of water is lesser. So this concept is called diminishing marginal utility. Repeat करती हूँ,
as we go on consuming more and more of x1, the utility from each subsequent unit मतलब अगला जो यूनिट है, तो अगर फर्स्ट के बाद वाला यूनिट है, सेकेंड is subsequent to 1, 3 subsequent to 2 and so on and so forth. From each subsequent unit goes on diminishing. ये होता है diminishing marginal utility का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो हमारे कॉब डगलस में लगता है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट हम यूटिलिटी की जब फंक्शंस करेंगे ना तब दोबारा करेंगे। इनफैक्ट अगर आप अपने नोट्स में देखोगे तो मैंने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं करा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इंडिफरेंस कर्व को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके पीछे के डायनेमिक्स हम अभी नहीं समझ रहे हैं। बट बिकॉज आई wanted you guys to understand perfect substitutes a little better here only is why I gave you an idea about it. So even if you have understood about 60% of what I've said right now, it's okay. बाकी चीजें आप जब यूटिलिटी फंक्शन करोगे ना तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। So you know, like I said in the introduction also, जो आपका चैप्टर है बजट लाइन प्रेफरेंसेस, ये दोनों आपके बिल्डअप चैप्टर्स हैं। बिल्डअप चैप्टर से मतलब क्या है, ये आपको समझने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका बेसिक है। तो आप प्रेफरेंसेस को समझोगे तब आप यूटिलिटी फंक्शन को समझ पाओगे, यूटिलिटी फंक्शन को समझोगे तब आप चॉइस को समझ पाओगे, चॉइस को अच्छे से समझने के लिए बजट लाइन और यूटिलिटी फंक्शन दोनों ज़रूरी है। चॉइस को समझोगे तो आप अपना चैप्टर समझ पाओगे, उसका अगला व्हील प्रेफरेंस का, इसको समझोगे तो आप उसके बाद समझ पाओगे सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट, एंड सो ऑन एंड सो फॉर, द चेन कंटिन्यूज। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, समझ नहीं आया, तो ये उसी चॉइस पे आके फर्क पड़ेगा। सो अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया तो हो सकता है आपको आज क्वेश्चन करने में इतना दिक्कत ना है, बट जैसे आप चॉइस चैप्टर पे आओगे यू विल गेट स्टम्बल्ड। अगर आपको प्रेफरेंसेस अच्छे से समझ नहीं आएंगी तो इस चैप्टर में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी चैप्टर्स में फर्क पड़ेगा। सो यू नो, आई कॉल अ माइक्रो पेपर एज अ डोमिनो इफेक्ट। यू नो, डोमिनोज देखे आपने, जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक हल्का हल्का वो होता है। सो if one drops, all of them drop, right? If one goes haywire, all of them go haywire. So it is very very important कि जो जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसको हम slowly आराम से absorb करके करें। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे कराई है, which is your diminishing marginal utility। अगर आपको 60% भी समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार ये वीडियो दोबारा कर लेना, और बाकी जो अंडरस्टैंडिंग में गैप है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर जब हम यूटिलिटी फंक्शन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। कमिंग बैक टू perfect substitutes now. Let's talk about perfect substitute one more time. One more time मतलब हमने पहले तो खत्म ही नहीं किया था, बट चलो let's talk about it. So perfect substitute में फिर फर्क क्या है? Perfect substitute में diminishing marginal utility नहीं होती है, perfect substitute में होती है constant marginal utility। तो मैं ना अपनी utility रिप्लेस करती हूँ। मैंने बोला कि मुझे एक ब्लू पेन से 1 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है और मुझे एक ब्लैक पेन से भी 1 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो अगर मेरे पास एक की जगह 10 ब्लू पेन होंगे तो मुझे 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 10 ब्लैक पेन होंगे तो मुझे 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 100 ब्लू पेन होंगे तो 100 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 100 ब्लैक पेन होंगे तो 100 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो मैं जितना नंबर यहाँ पे बढ़ाती जाऊंगी उतना ही मेरा यूटिलिटी भी बढ़ता जाएगा, जितना मैं नंबर यहाँ पे बढ़ाती जाऊंगी उतना ही मेरा यूटिलिटी भी बढ़ता जाएगा। सो perfect substitute is replacing utility from one good with utility from another good, है ना? तो अगर मैं आपके पास 100 ब्लू पेन है तो आपके पास 100 यूटिल का सेटिस्फैक्शन है ना उस ब्लू पेन से,
मैं आपके पास आई, मैंने आपको बोला लिसन यू हैव 100 ब्लू पेन्स, इन 100 ब्लू पेन से आपके पास 100 यूटिल का सेटिस्फैक्शन है, ये ब्लू पेन आप मुझे दे दो, मुझे चाहिए, मैं आपको रिप्लेस कर दूँ के इनको 100 ब्लैक पेन दे दूंगी। आपको जब मैंने 100 ब्लैक पेन दिए तो मैंने आपको 100 यूटिल का सेटिस्फैक्शन दे दिया, तो मैंने आपसे 100 यूटिल का सेटिस्फैक्शन लिया इन टर्म्स ऑफ ब्लू पेन और 100 यूटिल का ही सेटिस्फैक्शन दे दिया इन टर्म्स ऑफ ब्लैक पेन। तो आपकी तो यूटिल यूटिल मैच हो गया ना, आपके पास पहले भी 100 यूटिल की सेटिस्फैक्शन थी, आपके पास अभी भी 100 यूटिल की सेटिस्फैक्शन है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता, फॉर यू इट्स अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। Let's suppose you are indifferent between sugar and honey. So you say 1 unit of sugar. 1 unit of sugar gives me 2 utils of satisfaction and 1 unit of honey gives me 1 util of satisfaction. Are they perfect substitutes? Think. Now, I know ki you guys must, some of you must have thought of a no. That's not true. They are perfect substitutes. Yes, they are perfect substitutes. क्यों? क्योंकि मैंने बोला 1 unit of sugar will always give me 2 utils of satisfaction and 1 unit of honey will always give me 1 util of satisfaction. Remember, हम util से util को replace करते हैं। आपके पास 1 unit of sugar है, तो अभी आपके पास 2 utils of satisfaction है। अगर मैं आपसे 1 यूनिट ऑफ शुगर लेके आपको 1 यूनिट ऑफ हनी दूंगी, तो मैं आपसे 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन लेके आपको 1 यूटिल की सेटिस्फैक्शन दे रही हूँ, आप ट्रेड ऑफ करोगे? बिल्कुल नहीं। आप अपनी ज्यादा यूटिलिटी देके कम यूटिलिटी वाली चीज क्यों लोगे? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 1 यूनिट ऑफ शुगर इज गिविंग यू 2 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, नाउ आई विल रिप्लेस योर 1 यूनिट ऑफ शुगर, मैं आपसे 1 यूनिट ऑफ शुगर लेके आपको 2 यूनिट्स ऑफ हनी देती हूँ। मैं आपसे 1 यूनिट ऑफ शुगर लेके आपको 2 यूनिट्स ऑफ हनी देती हूँ, तो क्या हुआ? मैंने आपसे 2 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन लिया फ्रॉम शुगर और मैंने आपको 2 यूटिल्स का ही सेटिस्फैक्शन दे दिया फ्रॉम हनी, राइट? आई टुक 2 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन अवे फ्रॉम यू फॉर शुगर एंड आई गेव यू 2 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ हनी। तो मैंने 2 और 2 को तो मैच कर दिया ना, देन इट बिकम्स योर परफेक्ट substitute. So 1 unit of sugar is a perfect substitute of 2 units of honey. अब आप इसको जिस मर्जी रेशो में रेशो सेम रख के जिस मर्जी नंबर पे ले जाओ। आपने इसको 10 किया, आपको इसको 20 करना पड़ेगा। रेशो सेम होनी चाहिए। आपने इसको 100 किया, आपको इसको 200 करना पड़ेगा। आपने इसको 5 किया, आपको इसको 10 करना पड़ेगा। रेशो सेम होनी चाहिए। इस रेशो में आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो। सो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट डजंट हैज टू बी इन द रेशो ऑफ 1:1. It can be in any ratio, but you have to match utility to utility. All right? अब इसके बाद जो हम अगली वीडियो करेंगे, then I will continue with the examples. We'll do lots of examples of preferences before we move to our utility. क्योंकि जब हम utility पे पहुंचे, तब तक आपकी preferences इतनी clear होनी चाहिए कि utility आपको अपने आप समझ में intuitively आ जाए. All right? Thank you.